फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल गेन आपको पता है 2 टाइप्स का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है हमें, जब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी 3 ईयर से कम थी, 3 ईयर से कम थी और उसको बेचने से, उसको ट्रांसफ़र करने से, उस पर अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करने से हमें जो प्रॉफिट होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी हमारे पास 3 ईयर से ज़्यादा है और उसके ट्रांसफ़र करने से, उसको बेचने से और उस पर अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने से अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन दोनों में ये 2 चीज़ें, इन तीन चीज़ों पर फोकस किया जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो दोनों का निकालने का फॉर्मूला लगभग सेम ही है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाला जाता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि जितना अमाउंट हमें उस एसेट को ट्रांसफ़र करने से मिला, यानी कि जो भी अमाउंट हमें उस प्रॉपर्टी को सेल करने से मिला, ठीक है, माइनस कर देंगे हम ऊपर ये तीनों चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कहानी थोड़ी अलग है। इसमें बस हमें क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट को हमें इंडेक्स करना होता है, और सेलिंग एक्सपेंसेस, इनको मैंने आपको बता दिया था कि इनको इंडेक्स कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। की रिटर्न ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी एसेट पर, डेप्रिसिएबल एसेट्स पर हमें कैसे कंप्यूट करेंगे कैपिटल गेन, जिन पर कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता हो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो मैंने आपको बताया था कि जिन भी एसेट्स पर हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, उनसे होने वाला प्रॉफिट हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हमारे पास 3 ईयर से ज़्यादा भी क्यों ना रही हो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ अ ब्लॉक ऑफ एसेट मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन एसेट पर हमें सेम रेट से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो हमें उन पर इकट्ठा करके, टोटल करके उन पर लगाते हैं डेप्रिसिएशन, दैट इज़ ब्लॉक ऑफ एसेट। मतलब कि इकट्ठा करके उनको, जिन पर सेम रेट से लग रहा है, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, इन पर सेम रेट से लग रहा है 10% तो हम इनका जितना भी अमाउंट था टोटल करके और इकट्ठा डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं, तो वो होता है ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट कंसिस्टिंग ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग एट अ बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021, प्रीवियस ईयर इज 10 लाख की 10 लाख की हमारा बता रहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू थी इनकी 10 लाख। ठीक है, एंड द असेसी एक्वायर आ गोडाउन इन में, उसने एक गोडाउन का असेसी ने एक्वायर कर लिया 2 लाख का, एंड देन सेल द एसेट इन द ब्लॉक इन डेप्रिसिएशन दिसंबर 2020 की। यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ एसेट की बात कर रहा था ये, उसको हमने दिसंबर 2020 में बेच दिया 9 लाख का। कैलकुलेट द कैपिटल गेन और लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 अंडर सेक्शन 52। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन और लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताऊंगी कि जब भी अगर हमें वैल्यू बता रखी है, ठीक है, हमें प्रीवियस ईयर की वैल्यू बता रखी है वो लिखेंगे। ठीक है, उसमें से हम पहले जो हमने परचेज़ करी है मशीनरी, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगा, टोटल उनका जो अमाउंट आएगा, उसमें से हम लेस करेंगे जो भी हमने मशीनरी सेल की है, मशीनरी हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, ऐसे किया जाता है। तो चलो देखते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर 2021 इज 10 लाख लिख लेंगे, ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गोडाउन एक्वायर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कॉस्ट ऑफ गोडाउन उसने एक्वायर करा था एसएससी ने 2 लाख का, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनकी आ गई 12 लाख। ठीक है, लेस कर देंगे सेल प्रोसीड्स ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ दैट ब्लॉक ऑफ एसेट ड्यूरिंग द ईयर 9 लाख की बेची थी ना उसने दिसंबर 2020 में। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा 3 लाख, जो कि होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होता है। जिस एसेट को बेचने से, जो एसेट थी उसको बेचने से जो अमाउंट रिसीव हुआ, दैट इज़ फुल वैल्यू कंसिडरेशन। ठीक है, कोर्स उसके बाद
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि जिस प्राइस पर हमने उस एसेट को ख़रीदा वो होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। वो अमाउंट जिस पर एसेट को ख़रीदा, ठीक है। और इसमें वो सारे एक्सपेंसेस भी ऐड होते हैं जो कि उस एसेट को ख़रीदने से रिलेटेड हैं, लाइक कैरेज, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी इंस्टॉलमेंट, उसके इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस, मशीन को परचेज़ करने के लिए अगर हमने कोई लोन लिया है उस लोन का जो भी इंटरेस्ट आएगा उस एसेट की में ऐड किया जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से कॉस्ट का ही पार्ट है, ठीक है। अब हमें पढ़ लेते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज द वैल्यू फॉर विच इट इज एक्वायर्ड बाय द असेसी, ठीक है, जिस वैल्यू पर उसने एक्वायर किया। इट मीन्स दैट whatever cost incurred for getting an asset plus all expenses incurred to acquire it is cost of acquisition. Interest paid on money borrowed for the purchase of a capital asset would constitute part of the cost of acquisition provided such interest has not been deducted under any provision, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर डीम्ड टू बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हमें यहाँ पे बताए जाएंगे जिसमें हमने एसेट खरीदी नहीं होगी बट हमें वो मिली होगी किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो उस संबंध में हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माननी है, तो हमारा पॉइंट कह रहा है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर की कॉस्ट माननी है डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि जो जिस कॉस्ट पर प्रीवियस ओनर ने खरीदा था ना उसको हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानना है, ठीक है। फर्स्ट है ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन टोटल और पार्शियली पार्टीशन ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन HUF का पार्टीशन हो गया, ठीक है, फुल्ली या पार्शली विभाजित हो गए, ठीक है, उस टाइम एसेट का बंटवारा हुआ, एसेट मिली, हमें मिलती है एसेट, ठीक है, मिली, तो अगर हम उस एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे, बेचेंगे, अपनी ओनरशिप उस पर से ट्रांसफ़र करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी मानी जाएगी, जब फैमिली उसका प्रीवियस ओनर है, ठीक है, प्रीवियस ओनर ने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी ऑन एन। सेकंड है अंडर अ गिफ्ट और विल, की अगर हमने गिफ्ट की विल हमें मिली तो उस टाइम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, प्रीवियस ओनर की मानी जाएगी। बाय सक्सेशन यानी कि फादर की डेथ होने पर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है उनके बेटों को, तो उस टाइम क्या रहेगी, इनहेरिटेंस एंड डिवोल्यूशन के केस में प्रीवियस ओनर की हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माननी है, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट कह रहा है ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी के लिक्विडेशन पर एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो उस टाइम कॉस्ट हमें कंपनी की माननी है, कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगी वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अंडर अ ट्रांसफ़र टू अ रेवोकेबल और एन इररेवोकेबल ट्रस्ट में अगर हमने ट्रांसफ़र किया है तो उस टाइम क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी मानी जाएगी, प्रीवियस ओनर की मानी जाएगी, ठीक है। फिर जी पॉइंट एफ पॉइंट हमें कह रहा है उन्होंने ट्रांसफ़र बाय अ पेरेंट कंपनी टू इट्स इंडियन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, विच इज़ होली ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी, की अगर कोई ट्रांसफ़र किया गया है, पेरेंट कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी के द्वारा अपनी सब्सिडरी कंपनी को किया गया है और होल्डिंग कंपनी का पूरा राइट होगा, 100% राइट होगा अपनी सब्सिडरी कंपनी पर, तब भी ट्रांसफ़र किया जाएगा उस केस में तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, ठीक है। जी पॉइंट में कह रहा है ऑन द ट्रांसफ़र बाय अ सब्सिडरी कंपनी टू इट्स इंडियन होल्डिंग कंपनी विच ओन्स द होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, की अगर एक सब्सिडरी कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है अपनी इंडियन होल्डिंग कंपनी को विच ओन्स, जिसका जो होल्डिंग कंपनी है उसका पूरे का पूरा उस पर राइट है उसकी शेयर कैपिटल पर, ठीक है, तो ओनर कौन माना जाए, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की मानी जाएगी। एच पॉइंट में कह रहा है ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी इफ द अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, की अमलगमेटेड कंपनी ने
अमलगमेटिंग कंपनी ने अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र किया एसेट को, तो उस टाइम भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। वो जब अमलगमेशन होता है ना, उस केस में मर्जर या मर्जर होता है, तो उस केस में एसेट ट्रांसफ़र की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही माना जाता है, तो उस टाइम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का ही माना जाएगा। ठीक है। ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ अ सेम ही पॉइंट है। अब उसके बाद करते हैं हम एच के पॉइंट। When any of the member of HUF converts his self-acquired property into HUF property, the cost of property to HUF will taken as the cost of property to its individual converting the property। कि अगर HUF का कोई मेंबर है, ठीक है, मेंबर है, और उसने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी को बाद में HUF यानी अपनी फैमिली में मिला दिया, अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी में मिला दिया फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो जब उस एसेट को बेचेगी फैमिली, तो उस टाइम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की मानी जाएगी। जब उस मेंबर ने उस एसेट को ख़रीदा था, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। तो एक मोटे से तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो सारे अमलगमेशन, मर्जर, डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट, लिमिटेड कंपनी का, बैंकिंग कंपनी का मर्जर, अमलगमेशन, कोऑपरेटिव बैंक का, परिवार का विभाजन, गिफ्ट में मिली है कोई प्रॉपर्टी, विल से, सक्सेशन से अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है जिसके बदले में कोई पैसा नहीं दिया है, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही कॉस्ट मानी जाएगी, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ शेयर और सिक्योरिटी। तो आपको इस टाइम थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर वेयर इसमें दे रखा है, इसमें हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। वेयर शेयर और सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड, कि अगर हमने शेयर और सिक्योरिटी खरीदे हैं 1 अप्रैल 2001 से पहले, ठीक है, बिफोर कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन एज द एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 वेन एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी। कि अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई शेयर या सिक्योरिटी खरीदी, तो उस टाइम की कॉस्ट जब शेयर खरीदे और 1/4/1 पर फेयर मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट में जो 1/4/2001 को वैल्यू थी, उन दोनों में से हायर, यानी बेनिफिशियल तो कौन सी होगी, हायर वाली, दोनों में से जो भी बेनिफिशियल होगी, हायर होगी, वो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माननी है। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंडर ही तो पॉइंट पढ़ रहे हैं। ये प्रीवियस ओनर का फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड था कॉस्ट ऑफ शेयर और सिक्योरिटी। ठीक है। अब है अगर सेकंड पॉइंट बोल रहा है, इफ एक्वायर्ड 31 मार्च 2001 द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द एक्चुअल कॉस्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कि अगर सिक्योरिटी, एक शेयर या सिक्योरिटी हमने खरीदी है 1/4/2000 के बाद, तो एक्चुअल कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर। की अगर क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर और सिक्योरिटी विच इज रिसीव्ड बाय द असेसी विदाउट एनी पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग एनी फाइनेंशियल एसेट विल बी एज अंडर। Where bonus share or security was received prior to 1 April 2001, the fair market value on 1 April 2001 in any other case nil। ठीक है। क्या बोल रहा है कि 1/4/2001 से पहले मिले हैं अगर बोनस शेयर उसको, तो 1/4/2000 वाली ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने लेनी है। कि अगर 1/4/2001 से पहले लिया है तो हमें क्या लेनी है, 1/4/2001 में जो फेयर मार्केट वैल्यू थी मार्केट में, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है। ठीक है। अच्छा, 4th और 5th पॉइंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टॉप करेंगे। 4th पॉइंट कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल। कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गुडविल की सेल्फ जनरेटेड है, तो उस केस में तो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी क्या होगी, क्योंकि हमने खरीदी ही नहीं। ठीक है।
जो जितने में बेचेंगे वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। ठीक है, अगर परचेज की है तो प्रीवियस ओनर की ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इशू। राइट शेयर, जब राइट शेयर क्या होता है, जब एक कंपनी शेयर इशू करती है, सबसे पहले अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ये अधिकार देती है कि वो उन शेयर्स को खरीदें, उनका राइट होता है। तो यही क्या होता है, हमारे राइट शेयर्स होते हैं। ठीक है, इस राइट को अगर वो जो शेयर होल्डर है किसी नॉन के लिए त्याग देता है और अपना राइट त्यागने के बदले में वो उससे कुछ कमीशन लेता है, ठीक है, तो जो कमीशन लेगा ना वो भी उसकी वैल्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, समझ